तो जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल यस की हम स्टडी पर एक बार फिर स्वागत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने यहाँ पर हाजिर है मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा खुश होंगे, बहुत ज़्यादा अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। सभी को अच्छी तरीके से जुड़ना है और अच्छी तरीके से वीडियो को शेयर कर देना अपने मित्रों के साथ, ठीक है ना। यहाँ आप देखिए, इंटरमीडिएट परीक्षा की बात करेंगे। परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी भी भाग में अपना नाम नहीं लिखेंगे। ये कुछ कॉपी का हमने आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान देना होगा कि कहीं पर भी अपना नाम नहीं लिखना है, ठीक है ना। और देखिए, केंद्राध्यक्ष एवं कक्ष निरीक्षकों को यह अधिकार होगा कि वे परिषद की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की तलाशी ले सकते हैं, ठीक। और परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के पृष्ठभाग पर दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा सावधानी के साथ पालन करें, ठीक है। निम्नांकित क्रमांक 1 से 6 तक की पूर्ति परीक्षार्थी स्वयं करें। इस उत्तर पुस्तिका का प्रयोग करने से पहले यह भी देख लें कि उस पर वही वर्ष परिच्छिद्रित है जिस वर्ष में वह परीक्षा दे रहा है, ठीक। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और ध्यान दीजिए, यहाँ परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक। और परीक्षार्थी का अनुक्रमांक यहाँ पे आपको शब्दों में लिखना है। विषय भौतिक विज्ञान 2021। प्रश्न पत्र आपको यहाँ पे डाल देना है। प्रश्न पत्र अंकित संकेतांक 346 FS, ठीक है ना, ये आपको डाल देना है। अब परीक्षा का दिन यहाँ पे डाल देना है, परीक्षा का तिथि एवं पाली और केंद्र का नाम, ठीक है ना। ये सारी चीज़ों को डाल देना है जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। चलिए मॉडल पेपर को देखते हैं आपके लिए, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। इसमें देखिए, मॉडल पेपर के साथ साथ क्वेश्चंस भी आपके लिखे हुए हैं। 346 FS 2021 का पेपर है, जो कि 2024 के मॉडल पेपर का आदर्श पेपर है। एक तरीके से अगर मान सकते हैं तो इसी तरीके से आपका मॉडल पेपर आने वाला है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छी तरीके से पढ़िए और अपनी पढ़ाई को मजबूत बनाइए, क्योंकि 2024 में आपको अच्छी तरीके से पेपर देना है और वहाँ पर आपको टॉप करके आना है। खंड अ की बात करेंगे, प्रश्न संख्या नंबर 1 की बात करेंगे, ठीक है ना। अल्फा कणों के प्रकीर्णन का कारण होता है। जो अल्फा कण होते हैं उनके प्रकीर्णन कारण क्या होता है? तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करें, क्या होगा? कूलाम बल। कूलाम बल के कारण उनका क्या होता है? प्रकीर्णन होता है, ठीक। यदि किसी पृष्ठ से उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निर्भर करती है, किसी पृष्ठ से उत्सर्जित जो फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो किस पर निर्भर करेगी? आपतित प्रकाश की तीव्रता पर। किस पर? आपतित प्रकाश की तीव्रता पर, ठीक है ना। थोड़ा सा आर्सेनिक सिलिकॉन में मिलाने पर उसकी चालकता क्या होगी? अगर थोड़ा सा हम आर्सेनिक, क्या है, आर्सेनिक अगर हम सिलिकॉन में मिला देते हैं तो उसकी चालकता क्या होगी? तो उसकी चालकता मेरे प्यारे बच्चों बढ़ती है, ठीक है ना। सूक्ष्म तरंगों का आवृत्ति परास कितना होता है? 3 × 10⁻12 से 3 × 10⁹ हर्ट्ज तक होता है, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, किससे? एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकेंड से 1 वेबर कर दिया जाता है। यदि कुंडली का प्रतिरोध 10 ओम हो तो कुंडली में प्रेरित आवेश कितना होगा? ठीक है ना। तो प्रेरित आवेश कितना होगा? 0.09 कूलाम। कितना होगा? 0.09 कूलाम, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। अगला देखें, किसी प्रिज्म से जब एक वर्णी प्रकाश गुजरता है तो उसका वर्ण विक्षेपण हो जाता है। क्या होता है? उसका वर्ण विक्षेपण हो जाता है। ये बात आपको ध्यान देनी है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही बार आया हुआ क्वेश्चन है। खंड ब की बात करेंगे, ठीक है। खंड ब की बात करेंगे और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, खंड ब की बात करेंगे और दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का सूत्र प्रयुक्त चिन्हों के अर्थ बताते हुए लिखिए, ठीक है ना। F बराबर μ0/2 पाई I1 × I2 अपान क्या हो जाएगा? R, ठीक है ना, इंटू L। क्या हो जाएगा? इंटू L। जहाँ ध्यान दीजिएगा, जहाँ I1 व I2 क्या हैं? दोनों तारों में बहने वाली धाराएं हैं। जो करंट है, दोनों तारों में करंट बहने वाली, और तथा R दोनों समांतर तारों के बीच की दूरी है एवं L दोनों समांतर तारों की लंबाई है, ठीक। दूरी R को दूरी से ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दृश्य प्रकाश किरण, दृश्य प्रकाश परावैंगनी विकिरण एवं एक्स किरणों के फोटानों की ऊर्जा को घटते हुए क्रम में लिखिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा,
दृश्य प्रकाश इज ग्रेटर देन पराबैंगनी विकिरण पराबैंगनी विकिरण इज ग्रेटर देन एक्स किरण। मतलब ये घटते हुए क्रम में आया हुआ है, ये बड़ा है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये छोटा, मतलब कि इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है। ठीक है ना, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन, माइक्रोकुलाम का आवेश, ध्यान दीजिएगा, 2 माइक्रोकुलाम का आवेश 0.2 मीटर भुजा के एक घन केंद्र पर स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आपको एकदम बारीकी समझाएंगे इस क्वेश्चन को। ध्यान दीजिएगा, क्या कर रहा है कि 2 माइक्रोकुलाम का आवेश 2 मीटर की भुजा के एक घन केंद्र पर स्थित है, तो घन पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स की मात्रा ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो इसको आप निकालेंगे तो फाई बराबर कितना जगह 3.76 × 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर कुलाम की पावर -1। ठीक है ना, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। 2 माइक्रोफैरड तथा 3 माइक्रोफैरड धारिता वाले 2 अविष्ट चालकों को आपस में संयोजित करने आवेश का बंटवारा किस अनुपात में होगा? आवेश का जो बंटवारा होगा 2:3 के अनुपात में होगा। ठीक है ना, 2/3 के अनुपात में आपका होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं? किससे? ध्यान दीजिएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं? ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जब कोई प्रकाश किरण, ध्यान दीजिएगा, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से, सघन मतलब जहाँ पर माध्यम क्या हो, जिसके अणु क्या हों बहुत पास हो, एक तरीके से सरल माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, जैसे कांच और हवा। तो कांच इसमें क्या हो जाएगा? सघन माध्यम हो जाएगा, हवा क्या हो जाएगी? विरल माध्यम। तो इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं किसके अणु कितने पास हैं। ठीक, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो इसका अधिकांश भाग उत्सर्जित हो जाता है तथा शेष भाग परावर्तित हो जाता है। इस दशा में प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हटती है। इस दशा में क्या होगा? जो प्रकाश किरण होगी अभिलंब से दूर हटती है, अतः अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से बड़ा होता है। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, अब देखिए सघन 2 है, सघन 1 है ना, तो यहाँ पर ये माध्यम जो होगा सघन होगा। ठीक है ना, और ये वाला जो माध्यम होगा विरल होगा। जब प्रकाश किरण यहाँ से जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर क्या होगी? ये हमारा अभिलंब है एन वाला, तो अभिलंब से क्या होगी? दूर हटेगी। ठीक, अभिलंब से दूर हटने का प्रयास करेगी। पुनः ले जाएंगे तो अभिलंब देखिए मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। पुनः और इसको बढ़ाएंगे तो क्या होगी? ये उसी माध्यम में वापस लौट आएगी। इसी घटना को क्या कहेंगे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक, जिसमें क्या कर रहा है? यदि सघन माध्यम में आपतन कोण आई, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस आपतन कोण को हम बढ़ाते जाते हैं। जब ये इसके लक्ष्य के समांतर हो जाएगी, यानी अक्ष के समांतर हो जाएगी, तो इसे क्या कहेंगे? क्रांतिक कोण कहेंगे। ठीक है ना, और जब ये उसी माध्यम में लौट जाएगी तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कोण इसको हम कहेंगे। ठीक, तो क्या होगा? यदि सघन माध्यम में आपतन कोण I को बढ़ाते जाएं तो विरल माध्यम में अपवर्तन कोण I का मान भी बढ़ता जाता है। एक विशेष आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है। इस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहा जाता है तथा C प्रदर्शित करते हैं। अतः क्रांतिक कोण को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर संख्या 3 की बात करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाइड्रोजन क्लोराइड अणु का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 3.4 × 10⁻30 कूलाम मीटर है। अणु में H+ तथा Cl आयनों पर आवेशों की मात्रा 1.6 × 10⁻19 कूलाम होती है। आयनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो Q बराबर क्या हो जाएगा? 1.6 × 10⁻19 कूलाम। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या हो जाएगा? 3.4 × 10⁻30 कूलाम मीटर। ठीक है ना, तो P बराबर क्या हो जाएगा? Q × D आवेश इंटू दूरी। क्या हो जाएगा? Q × D आवेश इंटू दूरी, या D बराबर P/Q 3.4 × 10⁻30 से कूलाम मीटर, और यहाँ पर नीचे 1.6 × 10⁻19 कूलाम। D बराबर क्या हो जाएगा? 2.125 × 10⁻11 मीटर। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन,
कोई परमाणु 5.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 3.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जाओं के दो ऊर्जा स्तरों पर पाया जाता है। यदि परमाणु एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाए तो ध्यान दीजिएगा, इसके द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए। तो डेल्टा ई बराबर क्या हो जाएगा 5.36 माइनस 3.45। तो यहाँ पे जो एनर्जी का जो अंतर आएगा कितना आएगा 1.91 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। ठीक, उसके बाद सूत्र की बात करेंगे NC अपान लैम्डा। तो यहाँ क्या हो जाएगा E इंटू EV यानी कि 12,400, इसका मान ही होता है 12,400 बटे लैम्डा ए। तो 1.91 बराबर 12,400 अपान लैम्डा, यानी लैम्डा बराबर 12,000 यहाँ पे हो जाएगा बटे 1200 बटे 1.91। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 12,400 इसको लिखेंगे, ठीक, अपान 1.91 बराबर क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 6.492 इंटू 4.9214 एंगस्ट्रॉम, यानी लैम्डा बराबर 6,492 एंगस्ट्रॉम आपका आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आवेशित कण क्या है, एक आवेशित कण 10⁻⁻² वेबर प्रति मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में 1.07 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 0.6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर चल रहा है। तो कण का विशिष्ट आवेश Q अपान m ज्ञात कीजिए। तो वेक्टर B बराबर क्या हो जाएगा 10⁻⁻² वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये आपके लिए हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए जो दिया है आपका B दिया है, ठीक, B यानी क्या है आपका चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है ना, और ये आपकी वेग हो जाएगा 1.07 इंटू 10 मीटर प्रति सेकंड, ये आपका वेग है। और त्रिज्या की बात करेंगे तो कितना है 0.6। तो आपके लिए फार्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, V बराबर कितना दे रखा है 10⁻7 मीटर प्रति सेकंड, ठीक, और R बराबर 0.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.6 इंटू 10⁻² मीटर, या R बराबर mR अपान QB, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, विशिष्ट आवेश Q अपान m बराबर क्या होता है V अपान RB। तो यहाँ पर सारे मान को पुटअप करेंगे तो V का मान 10⁻7 अपान R का मान 0.6 इंटू 10⁻12 इंटू B का मान 10⁻²। जब इसको हम सॉल्व करते हैं मेरे प्यारे बच्चों तो क्या आता है 1.67 इंटू 10⁻11 कूलाम प्रति kg। आंसर आपका यही हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से आपको समझ में आना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है ना, तो क्वेश्चन देखिए क्या है कि अनुनादी परिपथ से आप क्या तात्पर्य है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अनुनादी परिपथ से आपका क्या तात्पर्य है। तो चलिए इसको हम बाद में आपको समझाते हैं, क्योंकि इसको हम स्टार लगा देते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है, यहाँ पर आप समझ नहीं पाएंगे। क्वेश्चन को आप लिख लीजिए, क्वेश्चन कहीं मिलेगा तो आप इसको कर लीजिएगा एक बार। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 4 के ग की बात करेंगे तो एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, ये मान लीजिए ये आपका उत्तल लेंस है। ठीक है ना, क्या है उत्तल लेंस है। ठीक है ना, ये आपका क्या है उत्तल लेंस है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर तथा एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। ठीक, क्या कर रहा है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितना है 10 सेंटीमीटर तथा एक अवतल लेंस की फोकस दूरी कितना है 50 सेंटीमीटर। दोनों लेंस संपर्क में रखे हैं, दोनों लेंस किस में रखे हैं, संपर्क में रखे हैं। इस युग्म से 25 सेंटीमीटर, यहाँ पे आपको सेंटीमीटर होगा। ठीक है ना, 25 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु का, ध्यान दीजिएगा, वस्तु रखी है। तो वस्तु के प्रतिबिंब, ध्यान दीजिएगा, वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो चलिए इसको समझते हैं। तो दिया क्या है बहुत ही अच्छी तरीके से समझिएगा। और हाँ, आपके लिए कोर्स भी लाया गया है। कोर्स आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कोर्स परचेज नंबर है आपके लिए कि आप यहाँ पर देखिए, अगर फिजिक्स की हैंड रिटन नोट्स आपको चाहिए सिर्फ 49 रुपीज़ में आपको मिलेगी। ये परचेज नंबर है, आप यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और फ़ोन भी कर सकते हैं, आपको नोट्स मिल जाएगी।
और आपके लिए सबसे बड़ा बिग ऑफर क्या है, फिजिक्स प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन आपको 99 रुपीज़ में मिलेगा और केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर सोल्यूशन पेपर आपको सिर्फ 99 रुपीज़ में मिलेगा। यहाँ पर अगर आप ये बिग ऑफर है, अगर आप 2023-24 तैयारी कर रहे हैं तो अगर आप 5 सब्जेक्ट का कोर्स लेते हैं तो आपको सिर्फ 49 यानी कि 499 रुपीज़ में मिलेगा, मतलब 499 रुपये में मिलेगा। इसके साथ साथ आपको क्या रहेगी, नोट्स रहेगी, नोट्स प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन रहेगा और वीडियोस भी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। ठीक, चलिए आगे आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ। तो देखिए इसमें दिया क्या है, दिया है उत्तल लेंस की फोकस दूरी f1 बराबर 10 सेंटीमीटर। जो उत्तल लेंस की फोकस दूरी है f1 बराबर 10 सेंटीमीटर दे रखा है और अवतल लेंस की फोकस दूरी संपर्क दूरी f2 बराबर -50 सेंटीमीटर। दोनों लेंस संपर्क में रखे गए हैं, दोनों लेंस किस में रखे हैं, संपर्क में रखे हैं। तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी 1/F बराबर 1/स्मॉल f1 प्लस 1/स्मॉल f2। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर, ठीक है ना, और इस युग्म से 25 सेंटीमीटर, नहीं देखिए फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। तो ध्यान दीजिएगा 1/10 प्लस 1/-50, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो 50 एलसीएम ले लेंगे तो 10 × 50, यहाँ पर 5 ऊपर आएगा और 50 से कम 50, यहाँ पर आपका क्या जाएगा, 1 आएगा। तो 5 - 1 बने 4, यानी कि एलसीएम लेते हैं तो 4/50 यानी कि 2/25। तो युग्म से वस्तु की दूरी u बराबर 25 दिया है, तो लेंस सूत्र से 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U, तो यानी ध्यान दीजिएगा 1/V बराबर 1/F प्लस 1/U। तो यहाँ पर 2/25 प्लस 1/25 यानी 3/25 एलसीएम ले लेंगे, 2 + 2 = 3 यानी कि 3/25। तो V बराबर कितना आ जाएगा, 25/3। उल्टा कर देंगे इसका, क्योंकि 1/V का मान वहाँ पर 3/25 आया था, तो V का मान 25/3 या 8.33 सेंटीमीटर आपका होगा। ठीक है ना। 4 के घ की बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, यल लंबाई के तार से क्या करा, यल लंबाई के तार से एक वृत्ताकार कुंडली बनाई गई है। इस कुंडली को भी तीव्रता के एक चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया गया है। यदि कुंडली में I धारा प्रवाहित की तो धारा प्रवाहित की तो सिद्ध कीजिए कि, इसको काट दीजिए, सिद्ध कीजिए कि इस पर अधिकतम बल आघूर्ण तब लगेगा जब कुंडली में केवल एक ही फेरा होगा। ठीक, तो चलिए इसको समझते हैं। टाउ मैक्स बराबर NIAB, समीकरण नंबर 1, N फेरों की संख्या, I धारा है, A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, B चुंबकीय क्षेत्र है, L तार की लंबाई है। ठीक, यानी कि L बराबर N × 2πr, यानी कि R बराबर L/2πn। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे टाउ मैक्स बराबर तो NI πBL²/4π²N², टाउ मैक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/S²। टाउ अगर बढ़ेगा तो N घटेगी। ठीक है ना, इस तरीके से आप इसको कर लेंगे। चलिए आगे आपको बताते हैं। प्रश्न संख्या नंबर 5 की बात करेंगे। ठीक है ना, 5 की बात करेंगे। क्वेश्चन क्या है, भूचुंबकत्व के विभिन्न अवयव क्या हैं। भूचुंबकत्व के विभिन्न अवयव क्या हैं, इन्हें परिभाषित कीजिए। ठीक है ना, तो चलिए, पृथ्वी के भूचुंबकत्व के प्रमाण कैसे आप पता करेंगे कि पृथ्वी चुंबकीय गुण भी प्रदर्शित करती है। आपको न पता तो हम आपको बता दें, पृथ्वी आपके चुंबकीय गुण भी प्रदर्शित करती है। तो चलिए इसको कैसे हम ज्ञात करते हैं वो चीज़ को हम समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए गए चुंबक का सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरना। अगर आप किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक ऐसे लटका देते हैं तो हमेशा आप उसको देखेंगे कि उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगा। ठीक, पृथ्वी में गाड़ने पर लोहे के टुकड़े का कुछ समय बाद चुंबक बनना। अगर हम किसी लोहे के टुकड़े को पृथ्वी में अगर हम गाड़ देते हैं, जब उसको निकालेंगे कुछ दिन बाद तो उसमें आप देखेंगे उसमें चुंबकीय गुण होगा। ठीक है ना, वो लोहे के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखेगा। उदासीन बिंदुओं का मिलना, मतलब कहीं पर ऐसे बिंदु होंगे जहां पर उदासीन होंगे। ठीक है ना। चलिए, चुंबकत्व के मौलिक तत्व की बात करेंगे
तो पृथ्वी भी एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। पृथ्वी जो है एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। पृथ्वी के इस गुण को भूचुंबकत्व कहते हैं। किसी स्थान पर पृथ्वी के भूचुंबकत्व का अध्ययन करने के लिए जिन राशियों की आवश्यकता भूचुंबकत्व के निम्नलिखित 3 अवयव हैं, ठीक है ना, आवश्यकता होती है, उन्हें भूचुंबकत्व के तत्व कहते हैं। और भूचुंबकत्व के अवयव निम्नलिखित हैं, जैसे द्विपात कोण, चलिए एंगल ऑफ डिस्क्लाइनेशन, ठीक है ना, डिस्क्लाइनेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर एंगल ऑफ डिस्क्लाइनेशन किसी स्थान पर, मान लीजिए कोई स्थान है, वहाँ पर अपने गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक लटकी चुंबकीय सुई के अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। इस प्रकार किसी स्थान पर पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा में से गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर तल को भौगोलिक याम्योत्तर कहते हैं। पृथ्वी तल के किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर एवं भौगोलिक याम्योत्तर के बीच बने न्यून कोण को द्विपात कोण कहते हैं, ठीक है ना। नति कोण अथवा नमन कोण की बात करेंगे तो एंगल ऑफ डिप्लाइलेशन की बात करेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पर चुंबकीय सुई द्वारा, एंगल ऑफ डिप्लेशन की बात करेंगे तो चुंबकीय सुई द्वारा क्षैतिज रेखा के साथ, जो क्षैतिज रेखा है उसके साथ जितने अंश का कोण बनाता है उसे नति या नमन कोण कहते हैं, ठीक। अथवा जब कोई चुंबकीय सुई या कंपास सुई क्षैतिज रेखा या मध्य रेखा के साथ बनाए गए न्यून कोण को नति या नमन कोण कहते हैं। इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। ये देखिए आपके लिए पेपर है तो इसको अच्छी तरीके से आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपको सारे क्वेश्चन से लिखे हुए हैं, इसको देखने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, ठीक है ना। चलिए, नति या नमन कोण का मान चुंबकीय उत्तरी ध्रुव एवं चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव पर 90 डिग्री होता है तथा भूमध्य रेखा पर 0 होता है। क्या होता है? भूमध्य रेखा पर क्या होता है? 0 होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं? अनुगमन वेग के आधार पर ओम का नियम लिखिए। अनुगमन वेग किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त वह सूक्ष्म नियम वेग, इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त वह सूक्ष्म न्यूनतम वेग जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों को तार की लंबाई के अनुदिश उच्च विभव वाले सिरे की ओर गति के लिए प्रेरित करता है, अनुगमन वेग कहलाता है। ओम के आधार से माना किसी चालक तार की लंबाई L तथा परिच्छेद का क्षेत्रफल A है। जब चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर V स्थापित किया जाता है तो इसमें वैद्युत धारा I प्रवाहित होने लगती है। यदि चालक तार के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या N, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग VD तथा इलेक्ट्रॉनों का आवेश E हो तो चालक में प्रवाहित धारा I बराबर क्या हो जाएगा? NE/AVD। और यहाँ पर तार के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर V/Q। वैद्युत क्षेत्र E द्वारा प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल F बराबर स्मॉल e इंटू कैपिटल E बराबर EV/L, ठीक है ना। यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान स्मॉल m हो तो इस बल के कारण इलेक्ट्रॉन पर उत्पन्न त्वरण A बराबर F/m, ठीक है ना, F/m या EV/mL, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब देखिए, चालक तार के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के धन आयनों से बार बार टकराते रहते हैं, अतः श्रांति काल टाउ में इलेक्ट्रॉन के त्वरण A के कारण वैद्युत क्षेत्र E की विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन के वेग A टाउ की वृद्धि होगी। यदि किसी क्षण वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इलेक्ट्रॉन का उष्मीय वेग μn हो तो वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में यह वेग बढ़कर μn + A टाउ हो जाएगा। इसी प्रकार अन्य इलेक्ट्रॉन के वेग भी μ2 + A टाउ2 यानी μ3 + A टाउ3 हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, टोटल इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको पूरा, ठीक है ना, और इसको भी आपको पूरा स्क्रीनशॉट कर लेना है, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं अगला क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। परमाणु संरचना के बारे में इससे प्राप्त निष्कर्ष बताइए, ठीक है ना। तो रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन का प्रयोग किया, तो चलिए इसको एक शॉर्ट टाइम हम आपको बताते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सन 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड ने परमाणु की संरचना जानने के लिए एक प्रयोग किया।
जो परमाणु है, परमाणु की मान लीजिए परमाणु इतना बड़ा है। अब उन्होंने सोचा कि इसकी संरचना को हम जानते हैं, इसमें क्या चीज़ें हैं, कैसे ये है, सारी चीज़ को हम जानते हैं। ठीक, तो उन्होंने क्या किया कि इसमें रदरफोर्ड ने रेडियो एक्टिव पोलोनियम से अधिक गतिज ऊर्जा के निकलने वाली, मतलब उन्होंने एक रेडियो एक्टिव तत्व लिया पोलोनियम, जिसमें से क्या होती हैं, रेडियो एक्टिव किरणें लगातार निकलती रहती हैं। ठीक, अल्फा किरण के एक बारीक किरणपुंज को इस पतले स्वर्णपत्र पर गिराया तथा पूरे प्रबंध को निर्गत में रख कर देखा कि स्वर्णपत्र में से गुजरते हुए अल्फा कण विभिन्न दिशाओं में विक्षेपित हो जाते हैं। मतलब उन्होंने जब इस पर इसकी जो प्रकीर्णित जो प्रकाश है उसको स्वर्ण पन्नी, मतलब सोने की पन्नी पर, एक पतली बारीक पन्नी पर उन्होंने इसको गिराया तो क्या हुआ, कुछ कण क्या हुआ, सीधे चले जा रहे थे, कुछ कण अपने मार्ग में ही वापस लौट आ रहे थे, कुछ कण राइट साइड में मुड़ जा रहे थे, कुछ कण लेफ्ट साइड में मुड़ जा रहे थे। तो इस तरीके से उन्होंने देखा और बहुत सारे निष्कर्ष निकाले कि जो परमाणु है उसका एक पार्ट ठोस भी होता है और ध्यान दीजिएगा, और एक पार्ट क्या होता है, खोखला भी होता है, जिनमें से जो किरणें हैं वो आर पार हो जा रही हैं, और एक पार्ट क्या होता है, धनावेशित भी होता है, जो कि ऋण आवेश की ओर आकर्षित हो जाता है। एक पार्ट ऋण आवेशित हो जाता है तो कि धन पार्ट की ओर विक्षेपित हो जाता है। तो इस तरीके से उन्होंने कई निष्कर्ष निकाले और वो निष्कर्ष आपके सामने हैं। ठीक है ना, चलिए इसमें देखते हैं क्या उन्होंने निष्कर्ष निकाला। तो कणों को एक परस्पर गणित द्वारा गिना गया। तो रदरफोर्ड ने अपने इस प्रयोग में निम्नलिखित महत्वपूर्णता प्राप्त किए। क्या किए उन्होंने कि विक्षेपित हो, मतलब कि ध्यान दीजिएगा, अधिकांश अल्फा कण, ठीक है ना, क्या कर रहे हैं, अधिकांश दो अल्फा कण थे ना मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अपने मार्ग से छोटे को 90 डिग्री से कम बनाते हुए विक्षेपित हो जाते हैं, मतलब विक्षेपित हो जाते हैं। और ध्यान दीजिएगा, और क्या कर रहे हैं, विक्षेपित हो सकते हैं। इस आधार पर रदरफोर्ड में हम बनाना कि संपूर्ण धनावेशित परमाणु के अंदर एक छोटे से स्थान पर केंद्रित रहता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, और जब कोई अल्फा कण स्वर्णपत्र से परमाणु में से गुजरता है तो उस नाभिक द्वारा लगाया गया प्रकीर्णन बल कूलाम के नियमानुसार, ठीक है ना, कूलाम के नियमानुसार, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना, सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, अगर नहीं पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो आगे उन्होंने क्या कहा कि जब कोई अल्फा कण स्वर्णपत्र से परमाणु में से गुजरता है तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या होगा कि यहाँ पर तो उस पर नाभिक द्वारा लगाया गया प्रतिकर्षण बल कूलाम के नियमानुसार नाभिक से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब परमाणु से गुजरते समय जो कण नाभिक से दूर रहता है उस पर प्रतिकर्षण बल इतना है, उस पर प्रतिकर्षण बल इतना कम लगता है कि वह बिना विक्षेप से अपने मार्ग पर चला जाता है। ठीक है ना, तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, चलिए अगले, अब देखिए अगला उन्होंने क्या कहा कि परमाणु जो कण नाभिक के समीप से गुजरता है उस पर अधिक प्रतिकर्षण बल लगता है और वह उतने ही बड़े कोण से प्रकीर्णित हो जाता है। कूलाम के नियम से रदरफोर्ड ने विभिन्न कोणों पर प्रतिकर्षित होने के लिए कोणों का परिकलन करने से पाया कि कूलाम का नियम परमाणुवी दूरियों के लिए भी होता है। ठीक है ना, तो चलिए बहुत यहाँ पर ध्यान दीजिएगा और आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। ठीक है ना, और इतनी अच्छी तरीके से पढ़ना है कि सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से लिख लेना है और लिख करके, ठीक है ना, अपनी कॉपी में उसको डेली का डेली रिवीजन करिए अच्छी तरीके से। ठीक है, तो पीएन संधि डायोड की पूर्ण तरंग दृष्टिकरण की प्रक्रिया परिपथ खींचकर समझाइए। ठीक है ना, पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में, ठीक है ना, ये आपको कर लेना है, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए इस तरीके से, इसको भी आप कर लेंगे। ठीक है ना, चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 8वें नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, सौर सेल की रचना। ठीक है ना, सौर सेल की रचना तथा कार्यविधि समझाइए। तो ये क्वेश्चन देखिए हमने आपको बहुत बार पढ़ा रखा है, तो इस क्वेश्चन को भी आप अच्छी तरीके से कर लीजिएगा।
आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि 2024 बोर्ड में आपके लिए क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है ना, सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। इस तरीके से क्वेश्चंस को आपको कर लेना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 2 के अंगा आपको नहीं कराएगा, तो इस क्वेश्चन को भी आप देख लीजिए। आँख की संबंधन क्षमता से आपका क्या अभिप्राय है? तो ध्यान दीजिएगा, नेत्र लेंस की अपनी फोकस दूरी बदलने की क्षमता को नेत्र की संबंधन क्षमता कहते हैं। मतलब जो आपकी नेत्र है ना, जो उसकी दूरी होगी, फोकस दूरी बदलने की क्षमता, मतलब कि आपकी जो नेत्र की संबंधन क्षमता, इसकी फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? बदलती रहती है। ठीक, अब देखेंगे वैद्युत चुंबकीय तरंग के अभिलक्षण लिखिए, ठीक है ना। तो ये तरंगे त्वरित एवं दोलायमान आवेशों से उत्पन्न होती हैं और यहाँ पर इन तरंगों में विद्युत क्षेत्र पर चुंबकीय क्षेत्र के दोलनों की दिशाएं परस्पर लंबवत होती हैं, तथा संचरण की दिशा, ध्यान दीजिएगा, संचरण की दिशा दोनों क्षेत्रों से कंपन दिशाओं के लंबवत होती हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1 किग्रा हाइड्रोजन के हीलियम में परिवर्तन से उत्पन्न ऊर्जा का मान किलोवाट घंटा में प्राप्त कीजिए। इस प्रक्रिया में द्रव्यमान क्षति 0.4% है। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन, पीएन संधि डायोड का उत्क्रम अभिन्न परिपथ बनाइए तथा धारा वोल्टेज के बीच ग्राफ खींचकर व्याख्या कीजिए। ठीक, इसको आपको कर लेना है। उसका देखिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए क्या है कि यौगिक सूक्ष्मदर्शी से किरणोत्सर्ग द्वारा प्रतिबिंब का बनना समझाते हुए प्रवर्धन के समक्षा के लिए सूत्र लिखिए। ठीक है ना, ये क्वेश्चन को भी आपको कर लेना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। और आप फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।